हाँ, तो सीक्वेंस का अभी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे फंक्शन तुमने उतना किया नहीं है, तो मैं बस तुम्हें फंक्शन के बारे में बता दूंगा कि क्या होता है। लेकिन सीक्वेंस हम अभी ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स which follows a certain pattern, which follow a certain pattern। तो वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि वो पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। और वैसे अगर हम बोलेंगे कि इन टर्म्स ऑफ अगर फंक्शन बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन उस डोमेन इज नेचुरल नंबर। तुम्हारी बुकलेट में वही डेफिनेशन लिखी हुई है। वैसे कोई हमसे डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि उस डोमेन इज नेचुरल नंबर। अब इसमें इसके बारे में थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। मैंने पहले बोल दिया कि ग्रुप ऑफ नंबर होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि एक फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास, ये 1 2 3 4। तो ये वाला तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हाँ 1 1 1 1 इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। दूसरा हमने लिख दिया कि 1 2 4 8। तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसमें सब में 2 मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन सपोज एक पैटर्न ऐसा लिखा हुआ है कि 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। पैटर्न तो यहाँ पे भी दिख रहा है क्या हो रहा है, नंबर से पैटर्न दिख रहा होगा ना। यहाँ पे 1 था, फिर एक बार 0 1 लगाया, फिर 2 बार 0 1 लगाया, फिर 3 बार 0 1 लगाया, तो इस तरीके से नंबर लिखता जा रहा। तो ये भी एक तरीके का सीक्वेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और सीक्वेंस लिख देते हैं, जैसे 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। अब ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर साइड में लिख दिया है, 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसे करके हमने एक और सीक्वेंस बना लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंसेस बनते हैं। बेसिकली क्या है कि वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हुए बनेंगे, हमेशा का रूल ये है। और दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। जब आप सीक्वेंस लिखते हो तो एक ऑर्डर में रहते हैं। तो ये जो है, दिस वन इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो सीक्वेंस का भी मैं बोल रहा था ना कि डोमेन नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो फर्स्ट टर्म, हमेशा फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्या हो गए, ये उसकी डोमेन में आ गए। तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, या ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो इनको सबको हम टर्म्स बोलते हैं। तो दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है कि फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि ओनली 10 टर्म्स आर देयर, दैट मींस दैट मींस इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। इफ आई एम सेइंग इनफाइनाइट टर्म्स आर देयर, देन इट विल बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो दो तरीके के सीक्वेंस हो गए जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। टर्म्स भी तुम्हें पता चल गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। जनरल टर्म अब जैसे इस एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल 1 के लिए अगर हम देखेंगे तो हम ऐसा दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, T1। T1 का मतलब टर्म 1, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो T1 इज 1। सेकेंड टर्म T2, T2 लिखा हुआ है 2। T3 मतलब थर्ड टर्म, दैट इज 3। तो इस तरीके से टर्म्स लिखे जाते हैं। टर्म्स रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। जो जनरल टर्म होता है उसको हम TN लिख देते हैं। अगर कभी जनरल टर्म लिखना होगा तो हम उसको बोलते हैं nth टर्म। जनरल टर्म जनरली ऐसे ही डिनोट किया जाता है, जनरल टर्म इज TN। और या फिर इसको हम बोलते हैं nth टर्म, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख करके लिखा जाता है। दूसरी बात आती है सीरीज। सीरीज क्या है? तो सीरीज के बारे में कुछ पता है? सीरीज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स।
इन द सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंस, उसको हम सीरीज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वही फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि वो कॉमा कॉमा करके उसने सीक्वेंस शो किया था, सीरीज शो करनी होगी तो हम क्या करेंगे 1+2+3+4 ऐसे करके शो करेंगे। दिस इज द सीरीज, सब कुछ सेम है, बस प्लस करके कर दिया वहां पे। या सेकेंड एग्जाम्पल अगर हमें दिखाना होगा तो हम बोलेंगे 1+2+4+8 प्लस एंड सो ऑन, तो ये बन गया सीरीज। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होती है? तो प्रोग्रेशन भी कुछ अलग चीज नहीं है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस ही होता है, लेकिन इसकी जनरल टर्म को हम लोग फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन कैन बी डिफाइंड as a sequence whose general term can be formalized explicitly। अब एक्सप्लिसिटली क्या होता है ये तुम्हें बाद में बता दूंगा मैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो तरीके के फंक्शन होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि y को fx के टर्म में नहीं दिखा पाते हैं, और एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम क्लियरली दिखा पाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ कि एग्जाम्पल 1 जो है, अगर मैं उसके में जनरल टर्म मतलब टीएन को मैं फॉर्मूला बना पाऊँ, तो टीएन का फॉर्मूला मैंने बना दिया एन। अगर टीएन का फॉर्मूला मैंने बनाया एन, तो तुम सोच करके देखो, अगर इसका फर्स्ट टर्म देखोगे एन इक्वल टू 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आने वाला है 1, एन इक्वल टू 2 डालोगे तो आने वाला है 2, एन इक्वल टू 3 डालोगे तो ये आ जाएगा 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब जो हमारा ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था ये सीक्वेंस है, ये क्लियर सी बात है। या एग्जाम्पल 2 के लिए अगर मुझे जनरल टर्म बनाना होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सपोज 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब जब n का वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 पावर 0, n का वैल्यू 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये वाला एग्जाम्पल 2 भी देखो, यही सीरीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, क्योंकि ये 1 2 4 8 ऐसा बन रहा होगा। मतलब ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का सीक्वेंस है, सॉरी प्रोग्रेशन है। ये वाला भी प्रोग्रेशन है, ये वाला भी प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस तो सारे ही होते हैं, बट ये वाले प्रोग्रेशन है। लेकिन थर्ड और फोर्थ का अगर मैं ट्राई करूंगा तो हो सकता है कि मुझे इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला ही ना मिले। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन कौन सा होगा? जिसका जनरल टर्म ऐसा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, फॉर्मूला बना पाएंगे, वो प्रोग्रेशन है। लेकिन जिसका जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं बना पाओगे वो प्रोग्रेशन नहीं है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें एक पॉइंट याद रखना होता है यहाँ पे। हम बोलते हैं ऑल प्रोग्रेशंस, ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस, but all sequences are not progressions। क्योंकि प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस का एक पार्ट है, इसलिए सारे के सारे प्रोग्रेशंस जो होंगे वो सीक्वेंस होंगे। लेकिन सीक्वेंस में क्या हो सकता है कि जनरल टर्म हम हो सकता है एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट कर पाए, या ये भी हो सकता है कि नहीं भी कर पाए। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। तो हमें इस तरीके से पॉइंट समझ में आना चाहिए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये। तो जैसे फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं, उसी तरीके से फाइनाइट प्रोग्रेशन एंड इनफाइनाइट प्रोग्रेशंस भी होते हैं। ओके, सो इसको फटाक से नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ यार, लिख लिया? बताओ जरा जल्दी से। पहले वाले का आंसर क्या क्या आ रहा होगा? फर्स्ट हम देखेंगे T1 तो आ जाएगा 0, T2 इज 1, T3 इज व्हाट? सॉरी सर 3। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। T1 is 1, T2 is 3, T3 is 7 and T4 is 15। यहाँ पे T1 क्या है?
1. T2 is what? 5/2. 5/2. T3 is 7/3. 7/3. Good. T4 is 17/4. good. तो समझ में आ रहा होगा कि जनरल दिया हुआ है तो उसके टर्म्स कैसे निकालने हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना? सर हम T0 नहीं ले सकते? ना बेटा, जीरोथ टर्म की हम कभी बात ही नहीं करते हैं, हमेशा सीक्वेंस फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, तभी तो मैं बोल रहा था कि उसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस का टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं उनमें सबसे पहला आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन, ये तो तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, एपी तो मुझे लग रहा है सबने ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपी। मतलब जैसे सपोज अगर मैं लिख रहा हूँ कि T1, T2, T3 एंड सो ऑन, जनरल टर्म तक लेकर के जा रहा हूँ, Tn-1 एंड Tn आर इन एपी। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दीज टर्म्स आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, मतलब कि T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या ऐसे कितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, जनरलाइज करोगे तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि Tn-1 ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। इसको हम d से डिनोट करते हैं जनरली, और ये हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, ये हमें चीज याद रखनी पड़ती है। अब अगर सपोज हमें कोई सीक्वेंस बनाना है, मतलब एपी बनानी है, तो एपी बनाने के लिए अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज इसका फर्स्ट टर्म मैंने बोल दिया है T1, मैंने बोल दिया है ए, एंड कॉमन डिफरेंस इसका मैंने बता दिया है, कॉमन डिफरेंस है डी, ये दो चीजें मैंने बता दी है। तो जो पूरा का पूरा प्रोग्रेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? फर्स्ट टर्म ए आ जाएगा, सेकेंड टर्म देखोगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस डी आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम T2 निकालेंगे तो T2 विल बी T1 प्लस डी। फिर T3 निकालेंगे तो इट विल बी T2 प्लस डी, मतलब T2 में डी ऐड कर दो, इसमें डी ऐड करोगे तो ए प्लस टू डी आ जाएगा, फिर ए प्लस थ्री डी आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा होगा। और अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालूं, तो इसका जनरल टर्म क्या आने वाला है? ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो जनरल टर्म क्या होगा? उसको हम बोलते हैं Tn+1, और Tn+1, नॉट Tn+1 यार, Tn ओनली, नॉट Tn+1। So Tn is what? A plus n-1 into d। अब बात ये कि ये आया कैसे? देखो, सेकेंड टर्म में तुम देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? 2-1d। थर्ड टर्म में देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? 3-1d। फोर्थ टर्म में देख रहे हो तो क्या दिख रहा है? ये 4-1d। तो अगर यहीं से मैं जनरलाइज करूंगा तो मुझे nth टर्म में क्या दिखाई पड़ना चाहिए? n-1d। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और बनता है, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम बोलते हैं Sn। और ये फॉर्मूला बनता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसको कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है कि n/2 फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म इज एल। या कहीं कहीं पे जब तुम ए और एल का वैल्यू डाल दोगे, मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू है और Tn का वैल्यू है प्लस n-1d डाल दोगे, तो ये बन जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इनमें से हम कोई भी फॉर्मूला Sn का यूज कर सकते हैं, तीनों ही फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे। देखो,
सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है, ऐसे याद रखो, हमने पहले सीरीज लिखी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो जब तुम लास्ट टर्म लिख रहे होगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d, ये आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसी सीरीज को रिवर्स करके लिख देते हैं, मतलब जो लास्ट टर्म था उसको फर्स्ट पे लिख दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड पे लिख दिया, फिर उसके पहले वाले टर्म को यहां लिख दिया, ए प्लस एन माइनस 3d एंड सो ऑन, और फर्स्ट वाले को बिल्कुल लास्ट में ले जाकर के लिख दिया। अभी अगर मैं दोनों सीरीज को ऐड करता हूं, ध्यान से देखो, ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों सीरीज को अगर मैं ऐड करता हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, मुझे यहाँ दिखेगा 2 टाइम्स एस एन, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करके देखो जरा, पहले मैंने इसको ऐड किया, अब इन दोनों को ऐड करो तो a और a ऐड होगा तो बन जाएगा 2a, और यहाँ से d कॉमन लेकर के ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, n माइनस 1d। फिर इन दोनों को ऐड करो तो ये भी क्या बन जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1d एंड सो ऑन चलेगा ये, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो हमें ये क्या मिलेगा, n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1d, ये आ गया। तो अब जब यहां से हम एस एन का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर है? हाँ यार, कितने सॉल्व हो गए, फर्स्ट वन हुआ, आंसर क्या है, सर 49। ठीक है, और सेकंड वाला 950। सर 950 करेक्ट। सर मुझे 990 आया। नहीं, 950 आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सीरीज तुम्हारी बनेगी वो 5 से स्टार्ट होकर के 95 तक जा रही होगी, 100 नहीं काउंट करना है, लेस देन 100 लेना है ना, तो वो हमें ओके ओके हाँ। लेकर के जाना है 5 से लेकर के 95 तक। तो जब उनको सबको हम ऐड करेंगे तो उसमें 19 टर्म्स आ रहे होंगे, पहले तो तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे 5 से लेकर के 95 में। तो ए तुम्हारा 5 होगा, डी भी 5 होगा, और टी एन 95 होगा, एन का वैल्यू निकालोगे तो 19 आएगा, एंड देन जब हम लोग सम निकालेंगे तो वी कैन से दैट n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 950 आ जाएगा। काव्य तेरा हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, 4-5 स्टैंडर्ड लिखे हैं, इसमें फर्स्ट वाला हो गया नहीं? सर मैंने ट्राई नहीं करा, लाइक बाकी के जितने उनमें से मैक्सिमम मेरे पेपर्स में आ चुके, तो आई थॉट कि पहले मैं वो कर लूं एंड देन आई विल ट्राई दैट। ठीक है, चलेगा चलेगा, वो बाकी वाले ही ट्राई कर लो, उसमें भी कोई मतलब, ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ है ये तो क्वेश्चंस ही हैं, एक्चुअली मैंने स्टैंडर्ड बना करके लिख दिए हैं, ये क्वेश्चंस ही है जो एग्जाम में आते रहते हैं। आर डी शर्मा में ये सब दिए होंगे, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा आर डी शर्मा तो ट्राई करो फटाफट। मैं 5 मिनट और दे रहा हूँ यार, फिर उसके बाद मैं खुद ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो पहले तो फर्स्ट ही देखते हैं ना, पहले तो यही वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला। तो इसमें क्या हुआ होगा, टीके एंड टीपी ऑफ एनी एपीआर गिवन, मतलब kth टर्म और pth टर्म दिया हुआ है, देन द फॉर्मूला ऑफ tn। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है tn माइनस tk upon n minus k. So you just have to substitute the value. Tn can be written as a plus n minus 1 into d, and tk can be written as a plus, तो ये माइनस हो जाएगा k minus 1 into d, and divided by यहाँ पे क्या आ रहा होगा, n minus k, ऊपर देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, अगर इन दोनों में से तुम d कॉमन निकालोगे तो इट इज n minus 1 minus k plus 1,
अपॉन n माइनस के आ रहा होगा, न्यूमरेटर वाला 1 अगर हम कैंसिल करेंगे तो n माइनस के भी कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा d। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी हमें d ही मिलने वाला है, बिल्कुल सेम मेथड से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है कि सर ये मैंने अलग तरीके से करा, मतलब मैंने पहले टी ऑफ एन की वैल्यू लिखी एंड देन उसके नीचे टी ऑफ के की लिखी एंड देन आई सब्ट्रैक्टेड देम एंड देन आई गॉट द वैल्यू ऑफ डी। सिमिलरली चलेगा, दूसरे में करके एंड देन इक्वेट कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड में ये है गिवन कंडीशन, ये गिवन है एंड ही इज आस्किंग समथिंग कि टीपी प्लस क्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं p इंटू टीपी का वैल्यू क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू q इंटू टी क्यू का वैल्यू क्या आ रहा होगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा p इंटू ए प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी इक्वल टू यहाँ पे आ रहा होगा q इंटू ए प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। अभी ये सारे टर्म्स तुम एक साइड पे लेकर के आओगे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में से अगर हम a कॉमन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा p माइनस क्यू इंटू ए, अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। और दूसरे वाले टर्म्स में से अगर मैं d कॉमन निकालूंगा तो व्हाट वी आर गेटिंग p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। सो अभी इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। p माइनस क्यू इंटू ए हमें दिख रहा है प्लस d इंटू, यहाँ पे अगर मैं इधर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लगाऊंगा तो इट विल बी p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और इधर इस टर्म और इस टर्म में से अगर मैं माइनस 1 कॉमन निकाल लूंगा तो इट इज अगेन p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब देखो इधर भी p माइनस क्यू है, इसमें भी p माइनस क्यू है, इसमें भी p माइनस क्यू है, पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा होगा, a प्लस डी इंटू इधर क्या दिखेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे कि इधर p माइनस क्यू इक्वल टू 0 और a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी इंटू d इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि p और q तो अलग अलग नंबर है, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल है तो तुम ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, टीपी प्लस क्यू का वैल्यू लिखा है विच इज 0। सर मैंने उस स्टेप पे p माइनस q से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, दैट्स आल्सो फाइन राइट? हाँ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज p माइनस क्यू इज अ नॉन जीरो नंबर। अच्छा अब देखो अगर उसमें और क्या पूछ रहा है वो, हाँ नीचे वाला जो पार्ट है कौन सा है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, pth टर्म ऑफ AP इज q एंड qth टर्म इज p, ये उसने दिया हुआ है तुम्हें। pth टर्म इज q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंड qth टर्म इज p, तो दो तो उसने यही बना दिए कि एक तो p प्लस क्यू का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, p प्लस qth टर्म 0 हो जाएगा और nth टर्म निकालोगे तो ये आ रहा होगा। चलो तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो देख लेना। अगर pth टर्म q और qth टर्म p उसने ऐसा दिया हुआ है तो और कुछ तो कंडीशन दी नहीं है, हम क्या करते हैं, हम अजम्पशन ले लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन लगाओगे तो दिख रहा होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू है q, और दूसरे के लिए लगाएंगे तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू है p। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सपोज दिस वाज इक्वेशन 1 एंड दिस वाज इक्वेशन 2, अभी दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d इज -1, और d का वैल्यू -1 आ गया और इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो d का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है इक्वल टू q, तो a का वैल्यू आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। नाउ वो हमें क्या बोल रहा था कि t p प्लस क्यू निकालो, ठीक है। अगर हम t p प्लस क्यू निकालेंगे तो ये क्या होना चाहिए, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सो a का वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करोगे p प्लस क्यू माइनस 1 और d का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कुछ क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग nth टर्म निकाल रहे होंगे तो nth टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1,
और d का वैल्यू -1 रखोगे तो -n+1, सो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, p + q - n आ जाएगा। नोट किया? इसके बाद फोर्थ स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाला दिया हुआ था कि pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, तो हमें कुछ pqth टर्म चाहिए होगा उसका, ये गिवन है और शायद वो pqth टर्म तुमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, तुम क्या करोगे कि इसको लिखोगे a + p - 1 × d, सो ये आ जाएगा 1/q, और दूसरा वाला करोगे कि a + q - 1 × d, so it will be 1/p. This is first equation, this one is second equation। दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा p - q × d, और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा 1/q - 1/p। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा p - q / pq, यहाँ पे आ रहा है p - q × d, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d का वैल्यू हमें मिल रहा होगा 1/pq। ओके, और अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा a + p - 1 × d का वैल्यू क्या है, pq = 1/q। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा a प्लस, स्प्लिट करोगे तो p/pq इज 1/q - 1/pq, तो ये आ जाएगा 1/q, कैंसिल करोगे तो यहाँ से तुम्हें a का वैल्यू मिल जाएगा 1/pq। तो a और d दोनों सेम मिल गए हैं। अब हमें अगर pqth टर्म निकालना है तो pqth टर्म क्या हो जाएगा, a + pq - 1 × d। तो जब वैल्यू डालोगे a का वैल्यू 1/pq प्लस pq - 1 × d करोगे तो ये भी क्या आ रहा होगा, pq, तो हमें क्या मिलेगा 1/pq + 1 - 1/pq, कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर इज 1। फिफ्थ स्टैंडर्ड क्या लिखा है कि अगर कभी हमें चाहिए tn, वो उसने कुछ pn + q करके लिखा है, मैं इसको a × n + b करके लिख देता हूँ, तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो इसको। अगर कभी भी ऐसा आ रहा है जनरल टर्म a × n + b आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक ap है विद कॉमन डिफरेंस a, विद कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a, ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म a + b। तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हें वैसे ही दिख रहा है कि n का वैल्यू 1 डालोगे तो a + b आ जाएगा, और AP प्रूव करना इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज अगर हम वो कंडीशन यूज कर ले, प्रूफ करने के लिए कंडीशन यूज कर लेंगे tn - 1 करना है, तो tn क्या लिखा हुआ है, a × n + b माइनस tn - 1 का मतलब क्या हो गया कि n की जगह पर n - 1 डाल दो प्लस b, तो इसको जब ओपन करोगे तो इट इज an + b माइनस an प्लस a प्लस b, सॉरी माइनस b, बार माइनस आएगा यहाँ पे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली तुम्हें a मिल जाएगा। a एक कांस्टेंट है और यही कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज आगे बहुत जगह पर यूज होता है यार। देखो अगर कभी किसी सीरीज, इसको देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले बस इतना समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक सेकेंड यार, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हमें जनरल टर्म निकालना है, या तो हम a + n - 1 × d पूरा करें, या फिर क्या कर दिया हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को n के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस सम कांस्टेंट किया है। जैसे एग्जांपल के लिए समझना कि कोई सीरीज तुम्हारे पास लिखी है 1 4 7 10 एंड सो ऑन, इसका जनरल टर्म निकालना है। एक तो मेथड वही कि a + n - 1 × d करोगे, दूसरा ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 3, तो तुम 3 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a को n के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉमन डिफरेंस को n के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो तुम 3 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और फिर फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। अगर मैं यहाँ पे n = 1 डालूंगा तो यहाँ पे भी n = 1 पड़ेगा, तो t1 का वैल्यू 3 आने वाला है,
लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 3 से 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल मैनिपुलेशन यूज करके ही हमने क्या किया, इसका जनरल टर्म निकाल लिया, हमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक मेथड होता है जो हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज, ये समझ में आ रहा है ना सबको यार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसको समझने में? इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, वो होता है कि कभी भी अगर टी एन निकालना हो और एस एन दिया हो तो हम बोलते हैं इट इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन। और ये समझना ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, T1 T2 T3 से लेकर के जब तुम जाओगे तो ये n माइनस वन एंड n तक जा रहा होगा। और एस एन माइनस वन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स। तो ये ऐसा आ जाएगा। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, एस एन माइनस वन, और राइट हैंड साइड पे देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल रहा होगा, टी एन। तो ये जो मैंने नया फॉर्मूला बनाया ना, ये वाला, ये किसी भी सीक्वेंस के लिए ट्रू है, हर एक सीक्वेंस के लिए, चाहे वो एपी हो चाहे जीपी हो, सबके लिए ट्रू है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल सीक्वेंसेस और ऑल प्रोग्रेशंस। ये क्लियर है ना? यहीं से जैसे हम लोगों ने टीएन के लिए एक जनरल केस बनाया था ना, ऐसा ही एक केस हम एस एन के लिए भी बना सकते हैं। उसको मैं इधर ऐसे लिखता हूं कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि इफ एस एन इज ए इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन, अगर सम ऑफ एन टर्म्स ऐसा लिखा हुआ है, देन प्रोग्रेशन इज एपी, श्योरली एपी होगा, ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस 2a एंड फर्स्ट टर्म इज a प्लस बी। अब बात ये आती है कि तुम पूछोगे सर ये कहां से आ रहा है आपके पास, तो इसको भी प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे ये वाला मेथड हमने यूज किया वैसे हम करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि तुम टीएन निकालोगे तो टीएन क्या आएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन क्या है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस एस एन माइनस वन क्या होगा, ए इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो a कॉमन लोगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर, और b कॉमन लोगे तो क्या आएगा, n माइनस एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो ये b आ रहा होगा। तो तुम्हें ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, अब ध्यान से देखो, ओपन कर रहा हूँ मैं a पूरा मल्टीप्लाई करके, तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है 2a इंटू एन माइनस ए प्लस बी। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को लिख देता हूं कैपिटल ए और इस कांस्टेंट को लिख देता हूं कैपिटल बी, तो ध्यान से देखो जरा, तुम्हें टीएन कैसा दिखाई पड़ रहा है, ए इंटू एन प्लस बी दिखाई पड़ रहा है। और ये 5th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि अगर कभी भी सीक्वेंस ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस व्हाट, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैपिटल ए हो जाना चाहिए, और कैपिटल ए एक्चुअल में है क्या, 2a, एंड फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनली तुम्हें वो स्मॉल a प्लस बी मिल रहा होगा। कैपिटल A प्लस बी का वैल्यू और स्मॉल a प्लस बी का वैल्यू सेम आएगा, देख लेना एक बार, क्योंकि मैंने इसको a और इसको b लिखा हुआ है। तो कभी भी ऐसा लिखा हो तो तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये प्रोग्रेशन एपी है। अभी ध्यान से देखो, और अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे पूछो, और नोट कहाँ से करना है वो बताओ, यहीं से करना होगा शायद। हाँ मेरे प्यारे बच्चों बताओ, सॉल्व हुआ या नहीं? फर्स्ट वाला हुआ आंसर, यार कोई तो बताओ आंसर। सर मुझे 321 आया।
ठीक है। ऑब्वियसली मानसी का तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा इसमें, मुझे श्योर मालूम है। क्या आया होगा बता मानसी। सर 370 आ रहा है। फिर तो काव्या का कुछ और ही आंसर आ रहा होगा। काव्या तू बता। सर मेरा 371 आया, पता नहीं कैसे। मतलब सबने अलग निकाला है। इसका मतलब तो मुझे भी निकालना पड़ेगा फिर तो ये। सर एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन एरर था, मुझे 201 आ रहा है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर मुझे T50 चाहिए तो मैं बोलूंगा कि ये क्या होना चाहिए, S50 माइनस S49, एंड S50 विल बी व्हाट, 2 into 50 स्क्वायर प्लस 3 into 50 माइनस 2 into 49 स्क्वायर माइनस 3 into 49। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लोगे तो 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर आ रहा होगा, और 3 कॉमन निकालोगे तो 50 माइनस 49 आ रहा होगा। अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, 2 into 50 plus 49 is 99 and 50 minus 49 is 1 plus 3, so 299 is 198 plus 3, so it is 201। क्या हुआ काव्या, तू बड़ी खुश हो गई है क्वेश्चन देख करके? सारे हो गए क्या तेरे से? सर नहीं, आई मेड अ कैलकुलेशन एरर, तो मुझे वो मिल गया। अच्छा, एंड सर मुझे बाकी के 3 आते हैं, मेरे एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर, तीनों के तीनों। गुड। और ये तीनों में डाउट है प्रथमेश और मानसी, ये तुम लोगों से हुए सॉल्व? ये तीनों डाउट है किसमें, तीनों में है ये सॉल्व हुए? यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सर तुम्हारा। डाउट है। डाउट है, ठीक है। तो मैं पहले स्टैंडर्ड 1 करूंगा। स्टैंडर्ड 1 में वो क्या बोल रहा है कि if for an AP sum of p terms is q, यानी SP is q, ये गिवन है। एंड क्या गिवन है, sum of q terms is p, यानी SQ is p, ये गिवन है। देन हमें कुछ कुछ फाइंड करना है, ठीक है। सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है, सब गिवन है, इनको यूज करेंगे। तो सम ऑफ p टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d इक्वल टू दिया हुआ है q, और यहाँ पे क्या दिया है, q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d, ये दिया हुआ है p, ठीक है। तो ये 2 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर लो और इसको p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा होगा 2ap प्लस p इंटू p-1 या p स्क्वायर माइनस p इंटू d इक्वल टू 2q। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1, और यहां से देखेंगे तो इधर भी वैसे ही करेंगे तो इट विल बी 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू d इक्वल टू 2p। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, वैसे अभी भी कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट करोगे इसको दोनों को तो ये सब माइनस हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 2a कॉमन निकालेंगे तो इट इज p माइनस q, प्लस यहाँ पे d कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p प्लस q, ये भी हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो इट इज q माइनस p। ओके, नाउ हम जरा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज 2a इंटू p माइनस q प्लस d वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा होगा, p माइनस q इंटू p प्लस q, और माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो इट इज p माइनस q इक्वल टू 2, यहाँ पे भी एक माइनस बाहर निकाल लेते तो p माइनस q। अब इधर देखो पूरे में से p माइनस q कॉमन निकल सकता है, p माइनस q पूरे में से मैंने कॉमन निकाल दिया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 2a प्लस p प्लस q माइनस 1, p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स p माइनस q। तो ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू हम कैंसिल कर सकते हैं। हमें निकालना क्या था, हम जरा देख लेते हैं। हमें क्या निकालना था, p प्लस क्यू टर्म्स का सम, ठीक है। तो p प्लस क्यू टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे, बस बाहर p प्लस क्यू बाई 2 से डिवाइड कर दो। अगर बाहर तुम यहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2 कर देते हो और दूसरी साइड भी p प्लस क्यू बाई 2 कर दो, दोनों साइड पे p प्लस क्यू बाई 2 से हमने सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, नॉट डिवाइड।
तो यहाँ -2 ऑलरेडी था, और यहाँ पे तुम जब p प्लस क्यू बाई 2 करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो ये फॉर्मूला किसका लिखा है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स का फॉर्मूला लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स p प्लस क्यू। सो आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है, सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, स्टैंडर्ड 2। क्या गिवन है, सम ऑफ p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, ये गिवन है, और हमें कुछ फाइंड करना, तो सम ऑफ p टर्म्स इज व्हाट, p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। अब क्या करो, ये p वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी ap प्लस, या 2 और 2 दोनों साइड से कैंसिल कर लो ना, तो ये आ जाएगा 2ap प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू d। फिर ये वाले राइट साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर के जाओ, तो 2a कॉमन निकालोगे तो इट इज p माइनस q, और d कॉमन निकालोगे तो इट इज p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q। ये भी बिल्कुल वैसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही बन गया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या दिख रहा होगा, 2a इंटू p माइनस q प्लस d इंटू, सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज p प्लस q इंटू p माइनस q, और ये वाले दोनों टर्म से -1 कॉमन निकालेंगे तो इट इज p माइनस q इक्वल टू 0। थ्रू आउट अगर हम p प्लस p माइनस q से डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिल रहा होगा, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। और तुम्हें पता है कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स होता है p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d, और ये हमने ऑलरेडी 0 निकाल लिया, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड बिल्कुल एक ही जैसे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड कर रहे हैं सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए, याद रखना। थर्ड वाला स्टैंडर्ड हुआ या नहीं हुआ, नो सर। होना चाहिए था यार थर्ड वाला तो, क्योंकि थर्ड वाला तो हम लोगों ने जस्ट ऊपर किया है। नहीं सर, एक्चुअली उधर तक हुआ नहीं था मेरा, मैंने फर्स्ट और सेकंड ही ट्राई करा। क्योंकि थर्ड वाले पे हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, तो उसमें ए भी क्या आ गया था 1 बाई पी क्यू, और डी भी आ गया था 1 बाई पी क्यू, तो सम निकालोगे तो अपने आप आ जाएगा। नोट किया। अब देखो थर्ड वाला यार, पीछे वाले पेज पे ही जाकर के ट्राई करके देखना, जहां पे मैंने ये करवाया था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पे होगा वो। हाँ ये है ना, देखो ये वाला केस, इसमें हम लोगों ने ए और डी दोनों का, डी का वैल्यू भी आ गया था और ए का वैल्यू भी आ गया था, और हम लोगों ने टी पी क्यू निकाला था। यहीं पे तुम सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो थर्ड वाला तो वहां से आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हुआ सॉल्व, प्रथमेश। सर आंसर का श्योर नहीं हूँ, बट मुझे क्या आया, 7/4 आया, 7/4। 7/4। मानसी तेरा क्या आया, 78/71। काव्या, सर मेरा तो 162/119 आया। 162/119 आया। ये देखो डिवाइड करके देखो, कुछ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा है। नहीं यार, ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है, तीनों लोगों ने ही कुछ अलग ही लेवल का आंसर निकाला है। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये देखो,
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, मतलब एक को Sn लिया और एक को S डैश n लिया है, तो ये उसने दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है जरा बोलना एक बार। 7n+1 हाँ 4n+27। एंड वो मुझसे पूछ रहा है कि उसके जनरल टर्म जो ये Tn है ये कैसे आएंगे। अगर मैं पहले वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D1 ले रहा हूं, और दूसरी वाली सीरीज का A2 प्लस, नहीं ये हमसे पूछ क्या रहा है, 11th टर्म का वो पूछ रहा है ना, 11th टर्म का रेशियो। बोलो यार। सर वो 11th टर्म का रेशियो। हाँ ठीक है, तो मतलब ये T11 और दूसरे वाले का मैं देखता हूँ तो वो शायद मुझे दिखेगा, एक सेकेंड, वो शायद मुझे दिखेगा T-11 ऐसे। तो अगर पहले वाले का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में A1 और D1 ले रहा हूँ तो सेकंड वाले का आएगा A2 एंड D2, ये आएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट सीरीज का A1 और D1 और सेकंड वाले का A2 और D2 लिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले पे जाएंगे तो हमें मिलेगा n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D2, और ये हमें दिख रहा है 7n+1 अपॉन 4n+27, n/2 कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अब देखो तुम्हें जो अचीव करना है वो यहाँ A1 प्लस 10D1 है, जबकि यहाँ पे 2A1 प्लस समथिंग दिख रहा है। यहां से ही सब कुछ मिलेगा हमें। अगर हम यहाँ पे 2A1 प्लस 20D1 बना दे तो 2 कॉमन निकाला जा सकता है, A1 प्लस 10D1 बन जाएगा। और इसको 20 बनाने के लिए n को क्या रखना पड़ेगा, 21। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो n इक्वल टू 21, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2A1 प्लस 20D1 डिवाइडेड बाय 2A2 प्लस 20D2, और यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। सो यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 कॉमन निकाल करके कैंसिल कर दो तो हमें मिल रहा है A1 प्लस 10D1, और यहाँ पे मिल रहा है A2 प्लस 10D2, यही कैलकुलेट करना था हमें। और यहाँ पे देखोगे तो कितना आ रहा होगा, 148, और यहाँ पे आ रहा होगा 84 प्लस 27, तो 84 So प्लस 111. सो दिस इज द रेशियो। और उसके नीचे वाले जो दोनों स्टैंडर्ड है वो इसी तरीके से ही किए जाते हैं हर बार, तो वो तुम लोग होमवर्क में ट्राई करना। सर हम उस रेशियो में सीधा n का वैल्यू 10 और 11 सब्स्टिट्यूट करके 11th टर्म नहीं ढूंढ सकते? कैसे ढूंढोगे बताओ मुझे। अगर सपोज मतलब अगर इसमें सब हाँ पहले S11 ढूंढा, उस फॉर्मूला में 11 सब्स्टिट्यूट करके n की जगह। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे 2A प्लस 10D1 मिल जाएगा। नहीं सर, फर्स्ट वाले में जिसमें लिखा है Sn/S-n इज इक्वल टू वो, इसमें। अच्छा, तुमने यहाँ पे S11 अपॉन S-11 ढूंढ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद S10 और S-n ढूंढा, फिर ये? उसको सब्स्टिट्यूट करके T11 आया दोनों इसका। नहीं और नहीं फिर नहीं, उसका एक सेकंड, हमने पहले देखा कि S11 अपॉन S-11 आ गया, फिर हमने S10 अपॉन S-10 देखा, लेकिन अब सब्स्टिट्यूट कहाँ करोगे, ये एक अलग रेशियो है, समझ ये गया। अलग रेशियो, सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। देखो एक तो ये लिखा है कि सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं ना, मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसमें मिस हो गई, वैसे बुकलेट में तुम्हें सब मिलेंगी, लेकिन मैं उन्होंने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो बिल्कुल इजी वाली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले बिल्कुल इजीएस्ट प्रॉपर्टी आती है, जैसे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी रियल नंबर।
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, जीरो भी लिया जा सकता है, मतलब अगर नंबर सेम भी होंगे ना, 1111 भी लिखा होगा तो वो भी एपी में काउंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी में कराता था वो इन्होंने लिख दी है 8th पे, ये मैं सेकंड प्रॉपर्टी कराता था कि अगर ए बी सी 3 नंबर में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी आता है। क्यों आता है? तो ये समझने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर 3 नंबर ए बी में है तो हम ऐसा बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस यानी कि b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है, c माइनस बी। अब इन दोनों को अगर तुम अरेंज कर लोगे तो तुम्हारे पास 2b इक्वल टू a प्लस सी बन जाता है, ठीक है। या इसी को तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, या कभी कभी इसी को लिख देते हैं कि b इज एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, ऐसा भी लिख देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो 9th वाला प्रॉपर्टी है वो 8th का जनरलाइज फॉर्म है। एबीसी 3 नंबर एपी में, यहाँ पे टीएन टीएन प्लस 1 टीएन प्लस 2 3 नंबर कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के, तो उस पे भी यही कंडीशन लग जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, 12th प्रॉपर्टी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ सम नंबर्स, सिलेक्शन ऑफ सम नंबर्स इन एपी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर्स हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर हमें सपोज 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो 3 नंबर सिलेक्ट करने के दो मेथड है। एक तो है कि हमने उसको a माइनस डी ए एंड a प्लस डी ऐसा कंसिडर कर लिया, या दूसरा हो सकता है कि हम उसको कंसिडर करें a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ये वाला हम कब करेंगे? ये वाला जो मेथड है ये वाला तब करेंगे जब तीनों नंबर का सम करना पड़ रहा होगा क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अगर तीनों नंबर ऐड करोगे तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी ध्यान से देख लो, डी दिखाई पड़ रहा है, तीनों नंबर ऐड करोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा और ए में इक्वेशन बन जाएगी। तो जब भी सम जैसा काम करना होगा ना, जहां पे सम वाला कंडीशन आ रही होगी वहां पे ये यूज करना। ऐसे अगर 4 नंबर्स करने होते हैं तो 4 नंबर्स के लिए हम बोलते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। बस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d हो जाता है इस केस के लिए। इधर तो तुम नॉर्मल तो कुछ भी करते रहो, यहाँ पे तो नॉर्मल में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर वो सम नहीं पूछ रहा है तो तुम ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, और अगर सम पूछ रहा है तो मेथड हमेशा ऐसा करना है, ये याद रखना। अगर वो तुम्हें 5 नंबर्स दे देता है तो 5 नंबर्स के लिए तुम कैसे करोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तुम्हारा आ रहा होगा d। जबकि यहां देखोगे तो इट विल बी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। तो जब जनरल कंडीशन होगी तो ऐसे चलो, जहां पे सम निकालना होगा तो ऐसे चलो। सम निकालने में क्या होता है कि जब भी सम निकालना होगा हमारे पास दो वेरिएबल है a और d कैंसिल आउट हो जाएगा, a में इक्वेशन बनेगी तो एक तो हमें आराम से मिल जाएगा, दूसरे के लिए हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा अभी समझ में आने लगेगा अपने आप। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो यहां लिखी हुई है, यहां पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टर्म्स ऑन एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड is constant and is equal to the sum of first term and last term। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों साइड से चल रहे हो और दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट टर्म उठा रहे हो, मतलब a1 प्लस an देख रहे हो या a2 प्लस an माइनस 1 देख रहे हो, a3 प्लस an माइनस 2 देख रहे हो, तो इनका सम हमेशा सेम आने वाला है और वो तुम्हें आराम से समझ में भी आ जाएगा, बिकॉज a2 कैन बी रिटन एज a1 प्लस d एंड दिस कैन बी रिटन एज an माइनस d, तो वो d कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से a1 प्लस an आ जाएगा। a3 can be written as a1 plus 2d and this can be written as an minus 2d, तो फिर से d वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, a1 plus an आ जाएगा। तो ये हमेशा सेम रहने वाले होते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ये, अगर कुछ टर्म्स उसने एपी में दे रखे हैं और उसमें हम कोई नंबर कांस्टेंट नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी ही बनने वाला है। वो तो तुम डायरेक्टली देख सकते हो, तुम डिफरेंस निकाल करके देखो तो तुम्हें एपी ही मिलेगा। इवन कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर दिया जाए तो भी सीक्वेंस एपी ही रहेगा,
क्योंकि अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, पहले वाले का अगर डी है तो दूसरे वाले का के डी हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आ रहा है। डिवाइड कर रहे होगे तो डी बाई के आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस आ रहा है, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नेक्स्ट है एनी टर्म except the first term of an AP is equal to half the sum of terms equidistant from the terms। मतलब an से आगे k यूनिट आगे देखोगे तो an प्लस के आ रहा होगा, और an से k यूनिट पीछे देखोगे तो an माइनस के आ रहा होगा। इन दोनों का ऐड करके हाफ करेंगे तो हमें an ही मिल जाएगा। ये प्रूफ करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग an से k यूनिट आगे जा रहे हैं तो हमारा मतलब क्या होगा कि हम an प्लस के डी चले गए, और an से k यूनिट पीछे जा रहे हैं तो ये an माइनस के डी चले गए। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा यानी कि an प्लस के और an माइनस के करूंगा तो मुझे देखो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 2 टाइम्स an मिल रहा होगा। 2 डिवाइड कर दोगे तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, है ना। अच्छा, इसके बाद हो गया, बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑड then sum of the terms is equal to product of middle term and the number of terms। इस बात का क्या मतलब है? देखो, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 11 टर्म्स है सपोज, या 5 टर्म्स है, ऐसे लेते हैं 5 टर्म्स है, A1 A2 A3 A4 एंड A5। अगर मुझे इनका सम निकालना होगा, सम ऑफ 5 टर्म्स, तो मैं क्या बोलूंगा 5/2 A1 प्लस A5, ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन मिडिल टर्म क्या है, A3 है, और मुझे पता है कि A3 कैन बी रिटन एज A1 प्लस A5/2, ऊपर से भी देखा है जस्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, S5 कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स A1 प्लस A5/2 कैन बी रिटन एज व्हाट, A3। तो ये तुम्हें क्या मिल गया, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये उसी के जैसा मिल गया। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो सिमिलरली इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 मिडिल टर्म आने लगेंगे वहां पे, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं क्लियर है अभी? फिफ्थ वाले में ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, वो क्या बोल रहा है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे सपोज 6 टर्म्स है, यहां पे मैं फिफ्थ वाला प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मैंने लिखा A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, ऐसा लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है, अगर हमें सम ऑफ 6 टर्म चाहिए होगा तो हम क्या बोलेंगे, 6/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट A1 प्लस A6 कैन बी रिटन एज A3 प्लस A4, क्योंकि इक्विडिस्टेंट टर्म देखने होते हैं ना, यहां से 2 यूनिट जाओगे तो ये आएगा, और यहां से 2 यूनिट जाओगे तो ये आएगा। तो A1 प्लस A6 कैन बी रिटन एज A3 प्लस A4। वही तो लिखा है, देखो, AM ऑफ मिडिल 2 टर्म्स। अच्छा, हमें तो सम भी नहीं निकालना है, AM निकालना है ना। तो A1 और A6 का AM निकालोगे तो दैट इज A1 प्लस A6/2 एंड दैट इज सेम एज A3 प्लस A4/2। तो हमें सम तक तो वैसे भी नहीं जाना पड़ेगा, वो तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर है या नहीं? ऐसे देखते हैं, अगर मैं A1 और A6 का AM निकालूंगा तो AM निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A6/2। और इसी तरीके से अगर मैं A3 और A4 का निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, A3 प्लस A4/2। और ये दोनों डेफिनेटली इक्वल होंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम सेम होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी समझ में आ गया होगा आई थिंक। इन द सेम वे तुम प्रॉपर्टी नंबर 6 भी कर सकते हो।
क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑड, जैसे ये वाला केस है, तो A3 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, A1 प्लस A5 बाई 2, ये हमने ऊपर किया है. सो A3 कैन बी रिटन एज द AM ऑफ A1 एंड A5. AM ये याद रखो, ये कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा होगा तो AM है. और फिलहाल अगर हम देखेंगे तो A3 से 2 यूनिट पीछे जाएंगे तो A1 पे आ गए, 2 यूनिट आगे जाएंगे तो A5 पे आ गए. सो वी कैन से दैट A1 प्लस A5 बाई 2 इज A3. यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, A3 कैन बी रिटन एज A1 प्लस A5 बाई 2. सो A3 इज AM ऑफ A1 एंड A5. क्लियर है अभी काव्या? देन प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर दो एपीज हैं अपने पास तो हम दोनों को ऐड करें या दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आता है वो हमारे पास एपी ही आता है. वो तो तुम ऑब्वियसली दो एपीज लेकर के कर सकते हो. एंड देन 10th प्रॉपर्टी है, इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल देन दे फॉर्म एन एपी. अब इसको देखना, अगर मैंने एक एपी लिखा हुआ है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके मैंने एक लिख दिया है एंड सो ऑन, मैं बोल रहा हूँ कि चलते ही जा रहा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टर्म लूंगा, फिर उससे एक इंटरवल मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने 2 और 3 को ड्रॉप कर दिया, फिर 4 ले लिया, 5 और 6 को ड्रॉप कर दिया, 7 ले लिया, फिर ड्रॉप किया, फिर 10 लिया. तो अब देखो ये जो नए नंबर्स हैं ये भी किस में आ रहे हैं, एपी में ही आ रहे हैं. 1 4 7 10 जो आ रहा होगा ये भी एपी में आएगा, अब इसमें 3 3 का डिफरेंस आने लगेगा. तो अगर हम क्या करते हैं कि एपी में एक रेगुलर इंटरवल के बाद भी टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनता है, एपी ही बनता है. ये क्लियर है सबको? छापो.